नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। देश में जारी विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान से आत्मनिर्भर बन रहा है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के कोरोना वैक्सीन कर्मियों और लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, वैक्सीन के मोर्चे पर देश के साथ साथ पूरी दुनिया की मदद कर रहा है भारत। पड़ोसी देशों को सहायता के तौर पर कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति जारी। ब्राजील और मोरक्को में खेप भेजने के साथ कमर्शियल सप्लाई भी शुरू। सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका में मेड इन इंडिया वैक्सीन की मांग। कौशल विकास और नई तकनीक पर केंद्रित है देश की नई शिक्षा नीति। असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। पूर्वोत्तर के विकास के लिए दोहराई केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता। नए कृषि कानूनों में नहीं है कोई खामी। किसान संगठनों के साथ 11वें दौर की वार्ता के बाद बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहा, किसानों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता। अगली बैठक की तारीख फिलहाल तय नहीं। तो देश भर में पराक्रम दिवस के तौर पर मनाई जाएगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल मुख्य समारोह में होंगे शामिल। असम के शिवसागर में करेंगे 1 लाख से अधिक जमीन के पट्टों का वितरण। देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत को आत्मनिर्भर बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से वाराणसी के कोविड टीकाकरण अभियान के लाभार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत में अब दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है और उन्होंने कहा कि भारत दूसरे देशों की भी मदद कर रहा है। वाराणसी के कोरोना वॉरियर्स को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की तैयारी ऐसी है कि कोने कोने तक वैक्सीन पहुंच रही है। दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत को लेकर आज देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। लाभार्थियों और टीकाकरण कार्यक्रम में लोगों का विश्वास बढ़ाने पर कोविड टीकाकरण कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड योद्धाओं ने महामारी से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज देश की तैयारी ऐसी है कि देश के कोने कोने तक वैक्सीन तेजी से पहुंच रही है और आज दुनिया की इस सबसे बड़ी जरूरत को लेकर भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इतना ही नहीं, भारत अनेकों देशों की मदद भी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने टीकाकरण अभियान के पहले चरण में खुद टीके लगवाकर निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का टीका लगवाने का कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वो बिना किसी भय के अपना काम कर सकेंगे। हमने सबसे पहले उन लोगों के लिए सोचा जिनको रोजमर्रा पेशेंट से ही काम पड़ता है। अगर वो सुरक्षित हो जाते हैं, वो सलामत हो जाते हैं, तो समाज के बाकी सबकी चिंता हो जाती है। कई चरणों में ये तय किया गया है कि वैक्सीन का कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है, तपास किया गया है। इसलिए देशवासी अपने वैज्ञानिक पर, डॉक्टर्स पर भरोसा कर रहे हैं और आप जैसे मेडिकल फैकल्टी के लोग जब कहते हैं तो लोगों को विश्वास होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति देना राजनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के साथ कई दौर के विचार विमर्श के बाद ये फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन आपूर्ति को लेकर दूसरे देशों की भी मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री ने 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी और प्राथमिकता वाले 30 करोड़ से ज्यादा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को वैक्सीन देने की घोषणा की थी। भारत सरकार की ओर से मिशन मैत्री के तहत अपने पड़ोसी देश म्यांमार, सेशल्स और मॉरिशस को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड को डोनेशन के रूप में भेजा है।
म्यांमार को कोविशील्ड टीके की 15 लाख खुराकों की एक खेप भेजी गई है। आज यंगून स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने म्यांमार के अधिकारियों को ये टीके सौंपे। म्यांमार भारत का पड़ोसी है और ये भारत की एक्ट ईस्ट और पड़ोसी पहले की नीति का अहम हिस्सा है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई संबंध रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि अपने सभी पड़ोसी देशों को भारत ये टीके सहायता के तौर पर बतौर मुफ्त दे रहा है। Today, consignments of 15 lakh doses for Myanmar, 1 lakh doses to Mauritius, and 50,000 doses to Seychelles have been airlifted. And in fact, they have already reached Myanmar and Seychelles a little while ago. So as stated earlier, in fact, this was in the release on the 19th of January, that supplies as grant assistance to Sri Lanka and Afghanistan will be undertaken after receiving confirmation of regulatory clearances from these two countries. अपने समुद्री पड़ोसी मॉरिशस को भारत ने इस मिशन के तहत आज 1 लाख कोविशील्ड टीके भेजे हैं। वहीं दूसरे समुद्री पड़ोसी और मित्र देश सेशल्स को मेड इन इंडिया वैक्सीन के 50,000 डोज भेजी गई हैं। इससे पहले नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव को कोविशील्ड के टीके भेजे जा चुके हैं। सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका की तरफ से भी वैक्सीन की मांग आई है और उन्हें भी भेजा जा रहा है। ब्राजील और मोरक्को को पहले ही वैक्सीन भेजी जा चुकी है। कुछ देशों को भारत वाणिज्यिक स्तर पर भी वैक्सीन की आपूर्ति करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति नई प्रौद्योगिकी, बहुविषयीय दृष्टिकोण और कौशल विकास पर केंद्रित है और नई शिक्षा नीति देश के विकास की प्रक्रिया को तेज करेगी। असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने युवाओं से साहस और प्रतिबद्धता के साथ देश के लिए कार्य करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज देश दुनिया में नई टेक्नोलॉजी का प्रसार हो रहा है, उससे हर क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं। इसी को देखते हुए नई शिक्षा नीति में आधुनिक प्रौद्योगिकी, बहुविषयीय दृष्टिकोण और कौशल विकास पर ध्यान दिया गया है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से लगातार उसकी कोशिश की जा रही है। इस पॉलिसी में टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा उपयोग, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डाटा और डाटा एनालिटिक्स के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को तैयार करने पर बल देती है। डाटा एनालिटिक्स की मदद से एडमिशन से लेकर टीचिंग और इवैल्यूएशन तक पूरी प्रक्रिया बहुत बेहतर हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि तेजपुर यूनिवर्सिटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इन लक्ष्यों को सिद्ध करने में अहम भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने युवाओं से साहस और प्रतिबद्धता के साथ देश के लिए कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि व्यवहारिक धरातल पर विद्यार्थियों के नवाचार से वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने के अभियान में मदद मिली है। साथ ही इन नवाचारों से स्थानीय समस्याओं के समाधान में सहायता मिल रही है और विकास की नई राह खुल रही है। तेजपुर यूनिवर्सिटी की एक पहचान अपने इनोवेशन सेंटर के लिए भी है। आपके ग्रास रूट इनोवेशंस वोकल फॉर लोकल को भी नई गति देते हैं, नई ताकत देते हैं। ये इनोवेशंस स्थानीय समस्याओं को सुलझाने में काम आ रहे हैं, जिससे विकास के नए द्वार खुल रहे हैं। अब जैसे मुझे बताया गया कि आपके डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंस ने पीने के पानी को साफ करने के लिए एक कम कीमत वाली आसान टेक्नोलॉजी पर काम किया है। इसका लाभ असम के अनेक गांवों को हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत अभियान अहम हिस्सा बन गया है। अनेक बाधाओं और संसाधनों की कमी के बावजूद भारत ने कोविड महामारी से लड़ाई लड़ी। मेक इन इंडिया मिशन के जरिए स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। आज हुए तेजपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पिछले साल उत्तीर्ण 1218 विद्यार्थियों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित करने के लिए कोलकाता जाएंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता पहुंचने के बाद सबसे पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय का दौरा करेंगे। इसी स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 21वीं सदी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत का फिर से दौरा और एक कलाकार शिविर का आयोजन भी किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कलाकारों और सम्मेलन के प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री शाम के वक्त विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित पराक्रम दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर एक स्थायी प्रदर्शनी और नेताजी पर एक प्रोजेक्शन मैपिंग शो का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। नेताजी की थीम पर आधारित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आमरा नूतन जिबनेरी का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आजाद हिंद फौज से जुड़े लोगों और स्वाधीनता सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी शामिल होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने हाल ही में नेताजी की निस्वार्थ सेवा और अदम्य भावना के सम्मान में हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद पूरे देश में जोर शोर से कार्यक्रम मनाने की तैयारी है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसद के आगामी बजट सत्र को लेकर सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कोविड महामारी के चलते आवश्यक दिशा निर्देशों के पालन की बात कही है। कोविड-19 के संक्रमण की वजह से पिछले मॉनसून सत्र की इस सत्र में कई एहतियाती कदम भी उठाए गए हैं। राज्यसभा के आगामी 253वें सत्र के दौरान सांसदों के स्वास्थ्य के ख्याल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सदस्यों से सत्र शुरू होने के 72 घंटे पहले किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल, प्रयोगशाला या फिर संसद भवन परिसर में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में मेडिकल जांच कराने की अपील की गई है। साथ ही सांसदों से कोरोना टेस्ट रिपोर्ट राज्यसभा सचिवालय की आधिकारिक ईमेल पर भेजने को कहा गया है, ताकि संसद भवन परिसर में प्रवेश के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। Important concern has been about the health of the members. And he has been in fact insisting that we should maintain the social distancing norms and we should take all precautions while we are conducting the proceedings in the house. And the special care that he has been taking is that just don't inform the members through a letter or a mail, but also contact them, and also we will get the reports from the members beforehand, so that when they come here, there is no crowding at the entrance points, and our security people already know that this honorable member has already done the COVID test and he is negative, and therefore there should be no hindrance in the entry at the entry point. सदस्यों से स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर ई नोटिस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया गया है। इस बार भी सदस्यों को संसदीय पत्र, कार्यसूची और विधेयकों की प्रति समेत तमाम दूसरी आवश्यक सामग्रियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेजने का फैसला किया गया है। सदस्य अपने पोर्टल अकाउंट से इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। We have also advised the members to keep distance while sitting in the Rajya Sabha chamber, sitting in the Central Hall, sitting in the Lok Sabha chamber, and also while discussing. The house is being sanitized every day after the Lok Sabha has done the proceedings. One day before it has done, so there every day it is being sanitized, and after the Rajya Sabha has sat, which is in the morning, then the Lok Sabha sits in the afternoon, and before that again it is sanitized. So sanitization is being taken care of in a very, very meticulous manner. संसद का आगामी बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हो रहा है। उच्च सदन के 253वें सत्र की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए
गुरुवार को महासचिव देश दीपक वर्मा की अगुवाई में एक ड्रिल आयोजित की गई थी। इस दौरान महासचिव ने सत्र की कार्यवाही से जुड़े तमाम जरूरी इंतजामों का जायजा लिया। कोरोना महामारी की वजह से मानसून सत्र की तरह इस बार भी संसद के दोनों सदनों की बैठक अलग-अलग पालियों में होंगी। नए कृषि कानूनों पर बीच का रास्ता तलाशने के लिए आज किसान नेताओं और सरकार के बीच हुई 11वें दौर की बैठक में भी समाधान नहीं निकल पाया। अगली बैठक की तारीख फिलहाल तय नहीं की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि नए कृषि कानूनों में कोई कमी नहीं है। सरकार ने कृषि कानूनों पर बातचीत करके समाधान निकालने के लिए कानूनों पर 1.5 साल तक अमल स्थगित रखने का प्रस्ताव दिया है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने अपनी तरफ से बेहतर प्रस्ताव दिया है। अगर किसान संगठन सरकार के प्रस्ताव पर किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो सरकार को सूचित करें और उसके बाद कल चर्चा होगी। फिलहाल अगली बैठक की कोई तारीख तय नहीं हुई है। वहीं आज की बैठक में भी किसान संगठनों ने फिर तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग दोहराई है। भारत सरकार ने हमेशा यह बात कही कि रिपील के अतिरिक्त कोई विकल्प हो तो बताओ, लेकिन आज भी उन्होंने कहा कि हमारी यही मांग है। तो हमने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया है 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के लिए वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें। वह प्रस्ताव किसानों के हित में भी है, देश के हित में भी है और इसलिए हमने उन्हें कहा कि आज वार्ता को पूरा करते हैं। आप लोग अगर निर्णय पर पहुंच सकते हैं तो कल आप अपना मत बताइए। निर्णय घोषित करने के लिए आपकी सूचना पर हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं और उस निर्णय को घोषित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं। कृषि मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग हैं जो किसानों से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं होने देना चाहते। जब आंदोलन का नाम किसान आंदोलन हो, विषय किसानों से संबंधित हो, किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और इस आंदोलन में किसान का भला न हो जाए इसको बारीकी से वो देख रही है। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में आयोग की पूरी टीम आगामी चुनाव तैयारियों की समीक्षा लेने के लिए 3 दिवसीय बंगाल दौरे पर थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आज कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछले 6 महीने की घटनाओं की अलग अलग मामले के आधार पर समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि धन के अवैध इस्तेमाल, बाहुबल के प्रयोग और सत्ता के दुरुपयोग की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के दौरान सिविक पुलिस वॉलंटियर को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखा जाएगा। सुनील अरोड़ा ने कहा कि राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष, नैतिक और हिंसा मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 30 मई 2021 तक है। I hope, you see, West Bengal has been a thought leader of India and world for many years, for centuries in fact, and still is and will remain. So, just as West Bengal has been the thought leader in that, we expect political parties also, and we told them that, we are very happy that you're giving us your feedback, but all of you are saying that you want a free and fair election, but we also hope and expect that you will all cooperate fully with ensuring a free and fair elections. विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को एक और झटका लगा है। राज्य कैबिनेट के मंत्री राजीव बनर्जी ने आज पद से इस्तीफा दे दिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राजीव बनर्जी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। ममता बनर्जी सरकार में राजीव बनर्जी राज्य के वन मंत्री थे। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिए इस्तीफे में उन्होंने फैसले की वजह नहीं बताई। अपने इस्तीफे में उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों की सेवा करने के अवसर को सम्मान और सौभाग्य बताया। उन्होंने इस अवसर के लिए आभार भी जताया। राजीव बनर्जी ने कहा कि वो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ नेता उनके काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं।
विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस में बड़े स्तर पर नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी कई नेता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी और शीलभद्र दत्त समेत कई नेता ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। खेल राज्य मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने भी हाल ही में कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज वर्चुअल माध्यम से श्री नारायण गुरु के कविता संग्रह का अंग्रेजी अनुवाद नॉट मेनी बट वन का विमोचन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोई भी देश अपनी संस्कृति और विरासत को भुलाकर कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। श्री नारायण गुरु को आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली वाले संतों में से एक बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पुस्तकें भारत की सभ्यता की समझने में काफी मददगार साबित होती हैं। और 26 जनवरी करीब है। गणतंत्र दिवस की परेड में बेहद दिलचस्प हिस्सा होती हैं झांकियां। इस बार इन झांकियों की संख्या में इजाफा किया गया है और इन झांकियों को लेकर दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं। विभिन्न राज्यों की संस्कृति और विभागों की उपलब्धियों से देशवासियों को रूबरू कराने का प्रमुख जरिया है गणतंत्र दिवस पर निकलने वाली झांकियां। इस साल गणतंत्र दिवस पर 32 झांकियां दिखाई देंगी, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। This time, government has taken a step to increase the number of tableau. There is 22 to 25 था पहले, अभी तो 32 बढ़ गया। मतलब around 10 tableau has been increased. This is a very special things, big number. देश भर से आए कलाकार गणतंत्र दिवस पर शामिल होने से पहले कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस साल पहली बार हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा पाने वाले लद्दाख की झांकी भी शामिल हो रही है। राजपथ पर परेड में देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और प्रगति का भव्य प्रदर्शन होता है। हालांकि इससे पहले झांकियों को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने से पहले पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा।
खेतीबाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेतीबाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेतीबाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेतीबाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेतीबाड़ी। खेतीबाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।